वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। अब तक हमने जो भी वीडियो डाला था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न और गेस्ट क्वेश्चंस थे, ख़ासतौर से सामाजिक विज्ञान के, उन सभी को डाला था। और ये जो है अब टोटल जितना भी चैप्टर वाइज इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान के अलावा भी जो भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं चैप्टर वाइज, उन सबको हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री के टोटल जो जितने चैप्टर हैं उन सब के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इसका उत्तर होगा यूरोप। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो बुर्बो वंश का अंत हो गया था 1789 के फ्रांस की क्रांति में, उसकी पुनर्स्थापना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो एक सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, उसके द्वारा वापस से बुर्बो राजवंश को फ्रांस में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तीसरा प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनेरी, ये एक स्वतंत्र दल था जिससे जो है संगठन था, इसी से मेजनी का संबंध था। चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी प्रशा। तो इटली और जर्मनी दोनों पर जो एक अधिकार था वो ऑस्ट्रिया का था, और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद बनवे और इसका जो है एकीकरण हो, तो इसके विरोध में था। सी होगा ऑप्शन ऑस्ट्रिया। पांचवा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। तो क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। छठा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था जिसने दक्षिणी इटली को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सातवां प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। तो इसका ऑप्शन होगा जर्मन राइन राज्य को नेपोलियन बोनापार्ट ने निर्माण किया था। आठवां प्रश्न है, जॉलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जॉलवेरिन व्यापारियों का एक संगठन था। नौवां प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। 10वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। 11वां प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के जो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इस तरह के दार्शनिक रहे थे और वहीं से ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा यूरोप वासियों को मिली थी। अगला है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है 1820 ईस्वी, बी 1821 ईस्वी, सी 1822 ईस्वी और डी है 1823 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी। 13वां है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी और डी इंग्लैंड। तो इसका उत्तर होगा डी इंग्लैंड। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ए 1836 में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में या डी 1830 ईस्वी में। तो इसका सही, तो ऑप्शन बी 1832 ईस्वी। 15वां प्रश्न है, कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष बनाया गया था? तो ये इसका 1820 होगा उत्तर। 16वां प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी और डी 1931 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1829 ईस्वी। 17वां प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ए ऑप्शन है तुर्की और यूनान के बीच, बी है यूनान और पोलैंड के बीच, सी है तुर्की और हंगरी के बीच और डी है हंगरी और पोलैंड के बीच। तो इसका सही जवाब है तुर्की और यूनान के बीच। 18वां प्रश्न है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्रशा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रशा और डी प्रशा और
रूस। तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच लड़ा गया था। 19वां प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन या डी तुर्की? तो इसका उत्तर होगा बी ऑस्ट्रिया। 20वां प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए है रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया या डी फ्रांस? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने बड़े आसानी से कुचल दिया था। 21वां प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। 22वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, सी प्रूसा डेनमार्क का युद्ध या डी सेडोन का युद्ध? तो सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। 23वां प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि या डी फ्रैंकफर्ट की संधि? तो इसका सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 24वां प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन थर्ड ये था फ्रांस का शासक। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो पुनर्जागरण के बाद ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद का, यूरोपीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भाव आया था। 26वां प्रश्न है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन ए है मेटरनिक, बी बिस्मार्क, सी मेजनी या डी गैरिबाल्डी? तो इसका सही जवाब है मेटरनिक। 27वां प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य या डी संवैधानिक राजतंत्र? तो 1830 की क्रांति के बाद वापस से निरंकुश राजतंत्र का शासन हो गया था। 28वां प्रश्न है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ए बिस्मार्क ने, बी काबूर ने, सी मेजनी ने या डी गैरिबाल्डी ने? तो लाल कुर्ती जो एक गैर राजनीतिक संगठन था, सशस्त्र संगठन, जिसका गठन गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था इटली के एकीकरण के लिए। 29वां प्रश्न है, सेडोन यहाँ पे मिस्टेक है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए है प्रशा, बी सार्डिनिया, सी ऑस्ट्रिया या डी नेपल्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, ये सेडोन का युद्ध नहीं है, ये सेडोवा का युद्ध है। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 30वां प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को या डी यूनान को? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए ट्रांसपेडेंट संघ, बी सिसिल-प्लाइन संघ, सी राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा जर्मन राइन संघ। 32वां प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ए वियना की संधि, बी कुस्तुनतुनिया की संधि, सी प्राग की संधि या एड्रियानोपुल की संधि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेजनी ने। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली दोनों ही नाम का जो है राजनीतिक संगठन बनाया था इटली के एकीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में या डी ब्रिटेन में? तो इसका सही जवाब है इटली में। 35वां प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रशा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट या डी रूस का जार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो प्रतिक्रियावादी था। 36वां प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए लुई 16वें ने, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी लुई नेपोलियन ने या डी चार्ल्स दसम ने? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स दसम ने। 37वां प्रश्न है,
प्रुशिया का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन III, सी विक्टर इमैनुअल या डी विलियम प्रथम? तो विलियम प्रथम प्रुशिया का शासक था। 38वां प्रश्न है, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई? ए प्रुशिया, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया या डी फ्रांस? तो जाल्बेराइन प्रुशिया में जो है स्थापित किया गया था। 39वां प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पॉलिश या फ्रेंच? तो सही है मैग्यार। 40वां प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हो गई थी। 41वां प्रश्न देखते हैं, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली या डी जर्मनी? तो उत्तर होगा ए फ्रांस। 43वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए इटली, बी फ्रांस, सी हंगरी या डी यूनान को? तो यूनान को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। 43वां प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? 1688, 1707, 1788 या 1807 ईस्वी में? तो सही जवाब होगा ए 1688 ईस्वी में। 44वां प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो या डी रोमानोव? तो बुर्बो राजवंश का शासन था, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के बाद पुनर्स्थापित किया गया था। 45वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए 1789 ईस्वी, बी 1791 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी या डी 1804 ईस्वी? तो सही जवाब होगा डी 1804 ईस्वी। 46वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? तो सही जवाब है 3 युद्ध किए थे। 47वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस या डी जर्मनी? तो इसका जो योजना है ये जर्मनी ने प्रस्तुत किया था। ये दूसरा 48वां प्रश्न जो है ये शायद रिपीटेड है क्वेश्चन। 49वां प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का संस्थापक मेजनी था। 50वां प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो एक बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। 51वां प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन III, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। 52वां प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? तो लॉर्ड बायरन नाम के जो एक कवि थे वो वहाँ शहीद हो गए थे। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो ये था आज का क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित 53 क्वेश्चंस जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर का कुछ भी आपको आएगा नहीं। और हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो है चैप्टर उसको देखेंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।